किसी भी सेना के लिए आर्मर्ड व्हीकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि सैनिकों के सेफर ट्रांसपोर्ट और हर टाइप के इलाकों में वो पहुंच सके। इसमें आर्मर्ड व्हीकल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे फ्रांस के पास शेरपा लाइट है, अफ्रीका के पास RJ-32 स्काउट है, कोरिया के पास किया द्वारा बनाया गया किया LTV है और अमेरिका के पास अमेरिका की कंपनी ऑस्कॉस द्वारा बनाया गया JLTV है, जिसने हमवी को रिप्लेस किया है। ये सभी गाड़ियां लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इनमें सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि ये गाड़ियां इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप की गई हैं और वो भी इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और इसमें हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी भारत के पास अपनी खुद की ग्राउंड अप डेवलप ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा रक्षक नाम की गाड़ी यूज कर रहा था, जो कि डोनर गाड़ी की शैशी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर से ही सही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है। और इसका पता तब लगा जब 22 मार्च 2021 में SP शुक्ला, जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस एरो एंड एग्री हेड है, वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि महिंद्रा को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि महिंद्रा को फुल्ली ग्राउंड डेवलप आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल इंडियन आर्मी को देने थे। तो आइए आज हम जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। आखिर ये गाड़ी है क्या और ये किस काम के लिए बनाई गई है और ये इंडिया के बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से कॉम्पिटिट करती है और सेना के लिए ये कितनी ज्यादा कारगर होने वाली है। और आज इस गाड़ी से हमें ये भी पता लगने वाला है कि इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 7वें नंबर पे आता है आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में। और जापान, साउथ कोरिया और तुर्की जैसे देश से भी पीछे हैं हम। लेकिन ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी या तो साउथ अफ्रीका से डायरेक्टली इंपोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को, या तो उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है। इसके वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम साउथ कोरियन आर्मी की बात करें, जो कि हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, वो उनके होम ग्राउंड डेवलप कंपनी किया द्वारा लाइट टैक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज करते हैं, जो कि महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि ये उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, तो इसकी वजह से ये गाड़ी उनके पास बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े नंबर्स में है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। 10,000 व्हीकल्स हैं उनके पास ऐसे, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ तो इंडियन आर्मी ऐसी गाड़ियों को साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर हकीकत में लाइट टैक्टिकल व्हीकल की कैटेगरी में कोई भी व्हीकल नहीं है इंडिया के पास। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने के लिए हमें व्हीकल्स की क्लासिफिकेशंस को समझनी पड़ेगी। आर्मी के पास दो कैटेगरी के व्हीकल्स होते हैं। एक होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, जिनके रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP-1 एंड BMP-2, या जिनको ये रिप्लेस करेगी वो है टाटा कैस्ट्रल। ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे होते हैं APC, यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड, यानी कि MRAPs, और दूसरी होती है लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। और इन दोनों के अंदर हम टेक्निकल डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो ये MRAPs होते हैं ये ज्यादा लोड कैरी करते हैं और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये काफी कम एजाइल होते हैं अपने वजन की वजह से। लेकिन ये जो LMUV होते हैं ये ज्यादा फास्ट और मैन्यूरेबल होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी और ड्रॉप आउट किया जा सकता है। और महिंद्रा का जो ALSV है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स को MRAPs भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी माइंस प्रोटेक्शन मिलने लगा है। लेकिन इनका प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता है जो कि असली MRAPs के अंदर होता है, इसलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग ही रखेंगे। अब हम इंडियन आर्मी की बात करें तो हमारे पास अफ्रीकन ओरिजिन्स के कैस्पर 2 या उसके लाइसेंस वर्जन आदित्य है, जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। और हाल ही में इस कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के M-Bomb 4 पर बेस्ड है। इस कैटेगरी में महिंद्रा का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल 1 और टाटा की QRFV भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम पर अभी तक इंडियन आर्मी के पास कमांडर जीप की शैशी पर बेस्ड कंपोजिट आर्मर्ड महिंद्रा रक्षक ही थी।
और ये गाड़ी कहीं से भी आर्मी के लिए केपेबल नहीं थी। ये 7.62 या फिर AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिर में ये है तो जीप ही, और इसलिए माइंस के खिलाफ ये बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। इसके अंदर एक और चीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये रक्षक गाड़ी डोनर गाड़ी की शैसी पर बेस्ड है जैसे कि स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर देखने को मिलता है कि जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन है वो इस गाड़ी के ओरिजिनल्स द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनके अंदर वेट 2600 केजी तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां पहाड़ों पर बहुत ही ज्यादा स्लगिश फील होने लगती हैं। और बावजूद इसके इन गाड़ियों को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, तब भी इनको बनाने के लिए भी इजरायली कंपनी प्लासन की मदद ली गई थी। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की ALSV से तो हमें ये पता चलता है कि ये गाड़ी सही मायने में आर्मी के लिए केपेबल है, और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको हमें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस को समझना पड़ेगा। आइए फिर हम इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। इस गाड़ी में स्टेयर द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टर्बो चार्ज 6 सिलेंडर इंजन है, जो कि डीजल इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और वो भी 3600 RPM पर, और एकदम बेहतरीन 500 Nm का टॉर्क देती है 2000 RPM पर। ये गाड़ी 0 से 60 km/h की स्पीड पकड़ सकती है, वो भी सिर्फ 12 सेकंड में, जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफी ठीक है। और ये गाड़ी 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4 व्हील ड्राइव है और 4 to 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और फ्रंट और रियर में डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, और साथ ही साथ फ्रंट और रियर में डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं, और इसी वजह से ये गाड़ी काफी ज्यादा ऑफ रोड केपेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्मी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑफ रोड केपेबिलिटीज बताने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम यहाँ पर आर्मी वाली स्पेसिफिकेशंस की बात भी कर लेते हैं, और हम इसकी शुरुआत करते हैं आर्मरिंग से। इस गाड़ी के अंदर CEMV7 यानी कि हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और इसके अंदर नाटो के स्टैनैग 4, 5, 6, 7 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये गाड़ी कितने किलो के माइंड से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर स्टैनैग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव को झेल सकती है, और 80 मीटर दूर से 155 mm के मोटार के शेल को भी झेल सकती है। और इसके फ्रंट और रियर में स्टैनैग लेवल 1 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 2 लेवल तक अपग्रेड करी जा सकती है। और इसके साथ ही इसके अंदर 400 kg का बैटल लोड ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर्स मिलते हैं, जो कि 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं। और इसके अंदर टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है, जिसके वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठकर ही हवा भर सकते हैं। इसमें गन हैच दिया गया है, और इसके अलावा इसमें ग्रेनेड लॉन्चर और मीडियम मशीन गन और सर्विलांस इक्विपमेंट जैसी चीजों को माउंट करने की जगह दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्विलांस, GPS, टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, हाई एंड वेरी हाई अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेडियो भी दिया गया है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को समझ गए हैं, और हमें ये समझ आ गया है कि ये आर्मी के लिए काफी केपेबल गाड़ी है। लेकिन ये स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट फिट है, वो समझने के लिए हमें उन गाड़ियों को देखना पड़ेगा जो इसकी कैटेगरी में आती हैं। तो फिर हम इसके लिए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों पर नजर डालते हैं, जैसे कि फ्रांस की शेरपा लाइट, पोलैंड की टूर्स 1, शेस की टाटा ट्रक पे बेस्ड P1857, साउथ अफ्रीका की RZ32 स्काउट, डच कंपनी की आइविको LMV, किया की LTV, जर्मन मेड आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल, इजिप्ट की तमसाह, स्विस आर्मी की मोवैंग ईगल, और चाइना की नोरिंकोस की VN21, और फाइनली जिसका आप सभी को इंतजार था, यानी कि अमेरिका की हमवी। लेकिन इस गाड़ी को ऑस्कॉस ने रिप्लेस कर दिया है अपने लाइट टैक्टिकल व्हीकल से, तो हम इस पर JLTV की बात करेंगे। और इन सभी गाड़ियों को देखने के बाद ये समझ में आया कि ये गाड़ियां काफी ज्यादा भारी हैं, और ये लाइट कैटेगरी में आती हैं, फिर भी इनमें से किसी भी गाड़ी का वजन 4.5 टन से कम नहीं है।
और देखा जाए तो जो ऑस्कॉस की JLTV है वो 6.5 टन की है और चेक कंपनी की एस्कैलिबर पैट्रियट 12 टन की है। इस वजह से ज्यादातर गाड़ियों में स्टैनाग लेवल 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है और चाइना की गाड़ी में लेवल 1 की प्रोटेक्शन है। और अगर हम इंजन कैपेसिटी को देखें तो ये पता लगता है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा भारी हैं उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि पोलैंड की टूर 1 4.8 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 166 HP मिलती है और फ्रांस की शेरपा 7.7 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 215 हॉर्स पावर मिलती है। इसका मतलब वजन के हिसाब से पावर काफी ज्यादा कम है। वहीं अगर हम महिंद्रा की ALSV को देखें तो इसके अंदर 216 हॉर्स पावर मिलती है लेकिन इसका वजन सिर्फ 2.5 टन का है। और इसके हल्के वजन और कंपैरेटिवली बेटर पावर से हमें ये समझ में आता है कि ये गाड़ी पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक दोनों तरफ तेजी से मूव करने के लिए बनाई गई है क्योंकि इंडिया के बॉर्डर्स चाइना और पाकिस्तान से मिलता है जो कि हमारे बड़े दुश्मन देश हैं और वहां पर एक्सट्रीम टेरेन्स हैं। बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोरिया और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस तरीके के टेरेन्स नहीं है, वहां पर फ्लैट प्लेन्स हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों को काफी ज्यादा भारी रखा है। महिंद्रा ने पहली बार में ही इस गाड़ी को परफेक्ट नहीं बना लिया था। काफी सारे टेस्टेस और बहुत सारे इंजीनियरिंग के बाद महिंद्रा ने इस गाड़ी को बनाकर तैयार किया है और आज ना ही इस गाड़ी का ऑर्डर मिला है महिंद्रा को बल्कि उनके पास इसके फुल IP राइट्स भी हैं जिसका फायदा ना सिर्फ इसके वेरिएंट्स बनाने में होगा बल्कि फुल लाइट सपोर्ट में भी किया जा सकता है क्योंकि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ही इसके OEM है। बट एक चीज और है जो इस गाड़ी की वजह से इंडिया को मिलेगी और वो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी।